Our next topic is scattering of electromagnetic waves. हिंदी में स्कैटरिंग को बोलते हैं प्रकीर्णन, यानी कि टकरा कर बिखर जाना। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्कैटरिंग किस तरह से होती है? तो जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी चार्ज पार्टिकल के सिस्टम पर इंसिडेंट होती है तो वेव के इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स और इसके जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन स्टार्ट होता है और उस इंटरेक्शन की वजह से ये चार्ज पार्टिकल जो है वो ऑसिलेट करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि दोलन करना स्टार्ट करते हैं। और ये चार्ज इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फील्ड्स को एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्सेलरेट होने लगते हैं, यानी कि एक्सेलरेटेड मोशन करने लगते हैं। और जब ये एक्सेलरेटेड चार्जेस रेडिएशंस को रेडिएट करेंगे तो वो रेडिएशन कहलाती है स्कैटर्ड रेडिएशन। ओके, कोई भी स्टैटिक चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और एक्सेलरेटेड चार्ज हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को रेडिएट भी करेगा। ओके, तो इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब किसी चार्ज पार्टिकल के सिस्टम पर इंसिडेंट होती है तो वो चार्ज पार्टिकल उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्सेलरेटेड मोशन करना स्टार्ट करते हैं और एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल रेडिएशंस को रेडिएट करेंगे। दैट रेडिएशन इज नोन एज स्कैटर्ड रेडिएशन एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज स्कैटरिंग। बेसिकली स्कैटरिंग जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट फेज के अंदर इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी जो है वो मीडियम के चार्ज पार्टिकल एब्जॉर्ब करते हैं, और सेकेंड स्टेप में वो खुद चार्ज पार्टिकल जो है वो खुद क्या करेंगे, एक्सेलरेटेड मोशन करते हुए रेडिएशंस को रेडिएट करेंगे। ठीक है, अगर इंसिडेंट और स्कैटर्ड रेडिएशंस की एनर्जी सेम है तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे इलास्टिक स्कैटरिंग, यानी कि इस प्रोसेस में किसी भी तरह का एनर्जी लॉस नहीं हुआ। इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी और स्कैटर्ड रेडिएशन की एनर्जी अगर सेम है तो हम कहेंगे दैट दिस इज इलास्टिक स्कैटरिंग। एंड इफ एनर्जी लॉस इज देयर, इफ एनर्जी लॉस इज देयर, यानी कि इंसिडेंट होने वाली वेव की एनर्जी स्कैटर्ड रेडिएशन की एनर्जी के बराबर नहीं है तो उस कंडीशन में हम कहेंगे इनइलास्टिक स्कैटरिंग। ओके, हिंदी में इसे बोलते हैं अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन। ओके, यानी कि जब एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, इंसिडेंट और स्कैटर्ड एनर्जी सेम है, तब कहेंगे इलास्टिक, और अगर एनर्जी लॉस हो रहा है तब हम कहेंगे इनइलास्टिक स्कैटरिंग। Okay, before going to mathematical section we will first define scattering parameters, यानी कि किस बेसिस पे हम स्कैटरिंग को डिफाइन करते हैं। तो स्कैटरिंग पैरामीटर्स जो है वो बेसिकली स्कैटरिंग को हम स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन से समझ सकते हैं। स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन यानी कि हिंदी में इसे बोलते हैं प्रकीर्णन अनुप्रस्थ काट, और ये स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन जो है ये हमेशा स्कैटरिंग की प्रोबेबिलिटी को शो करेगा। ओके, फॉर एग्जांपल आर्चरी वाला जो गेम होता है उसके अंदर सपोज ये एक सर्कल है और इस इतने से सर्कल पर हमें क्या करना है, एरोज जो है उनको निशाना लगाना है। तो यानी कि उस एरोज का स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन क्या होगा, ये वाली चीज़ होगी। अब अगर हम ये कह दें कि इसमें से सिर्फ जो ज़ीरो वाला पॉइंट है आपको वहीं पर निशाना लगाना है, तो यानी कि स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फिर हम इसको कंसीडर करेंगे, यानी कि जो इफ़ेक्टिव एरिया हमें कंसीडर करना है दैट इज़ नोन, दैट वुड बी स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। हम इसको जनरल वे में इस तरह से कुछ समझ सकते हैं कि जो इफ़ेक्टिव एरिया होगा वो क्रॉस सेक्शनल एरिया हम कह लेंगे। यानी कि अब क्या करेंगे, अब सपोज़ एरो जो जा रहे हैं वो यहाँ भी लगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, इस तरह से हर जगह बिखरा हुआ है, तो वो सारा एरोज़ का जो बिखराव है वो कहाँ कहाँ पर जाके स्ट्राइक किया है वो सब स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन में आएगा। ठीक है, तो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की मदद से हम स्कैटर्ड रेडिएशन का एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं कि स्कैटर्ड होने वाली रेडिएशन कहाँ कहाँ तक पहुँची है, कौन कौन से एंगल तक वो गई है।
ओके, तो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एक तो स्कैटरिंग की प्रोबेबिलिटी को शो करेगा, साथ ही स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन से हमें स्कैटर्ड रेडिएशन के एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। ओके, यानी एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। नाउ वी विल डिफाइन इट। व्हाट इज डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, हिंदी में बोलते हैं अवकल प्रकीर्णन अनुप्रस्थ काट। नाउ स्कैटरिंग की डायरेक्शन में पर यूनिट सॉलिड एंगल से पर यूनिट टाइम उस टारगेट से स्कैटर्ड होने वाली पावर और इंसिडेंट होने वाली पावर का रेशियो डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन कहलाता है। हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? स्कैटर्ड एनर्जी पर यूनिट टाइम बाय पर यूनिट सॉलिड एंगल एंड इंसिडेंट एनर्जी पर यूनिट सेकेंड per unit area. Okay, this ratio is known as differential scattering cross section. per unit time, per unit solid angle कितनी रेडिएशन स्कैटर्ड हो रही है एंड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया कितनी रेडिएशन इंसिडेंट हुई है, इसका फ्रैक्शन कहलाएगा डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। ओके, वेयर ओमेगा इज सॉलिड एंगल। यानी कि हम मैथमेटिकली कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, स्कैटर्ड एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट सॉलिड एंगल। सो स्कैटर्ड एनर्जी को हम लिख रहे हैं W से, पर यूनिट सॉलिड एंगल सो डिवाइडेड बाय d ओमेगा एंड इंसिडेंट फ्लक्स। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड इज फ्लक्स, तो हम इसको लिख सकते हैं सिंपली इंसिडेंट फ्लक्स। ओके, सो दिस इज डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन which can be defined as the ratio of scattered energy per unit time per unit solid angle and incident flux is known as differential scattering cross section. Now if we want to define total scattering cross section, then the total scattering cross section is simply integrate the differential scattering cross section over the solid angle. Okay, यानी कि अगर हम डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन को पूरे सॉलिड एंगल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दें तो हमें टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन मिलेगा। ओके, नाउ वी विल गो फॉर प्रिंसिपल्स ऑफ स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के स्कैटरिंग प्रोसेस में कौन से प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जिनको यूज़ में लेते हुए स्कैटरिंग को समझा जाएगा। जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी भी चार्ज पार्टिकल पर इंसिडेंट होती है, चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, जब भी किसी मीडियम के चार्ज पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन पर इंसिडेंट होती है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करने लगता है, ऑसिलेट करना स्टार्ट करता है और ऑसिलेशन की वजह से डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होता है और उस डिस्प्लेसमेंट की वजह से डाइपोल मोमेंट्स क्रिएट होते हैं, यानी कि मीडियम जो है वो कुछ हद तक पोलराइज्ड होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो उस डाइपोल मोमेंट की वजह से वो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रहा है, ऑसिलेटिंग डाइपोल मोमेंट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, वापस रेडिएट भी कर रहा है। ठीक है, तो किसी भी बाउंड इलेक्ट्रॉन के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ इस तरह से दे सकते हैं। ये हम पहले लोरेंज थ्योरी डिस्पर्जन गैस में भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ बाउंड इलेक्ट्रॉन इज m del to r by del t square plus b dr by dt plus kr, that is electric field. ओके, यहाँ पर Fr, this Kr is the restoring force, हिंदी में बोलते हैं प्रत्यानयन बल, that is माइनस ऑफ Kr जो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है और हमेशा डिस्प्लेसमेंट का को अपोज करता है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव फोर्स, नेगेटिव साइन आता है।
डैम्पिंग फोर्स ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट्स, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन धीरे धीरे डिक्रीज होता है जिसे डैम्पिंग फोर्स बोलते हैं। अवमंदन बल दैट इज proportional to velocity, so it is this, and एक्सटर्नल फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से हुआ है दैट इज़ एक चार्ज पार्टिकल पर QE अमाउंट का फोर्स लगता है। यहाँ हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं इसलिए E, और इन सबको इक्वेट करते हुए हमने ये इक्वेशन लिखी। दिस इज़ बाय द न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन दैट इज F इक्वल्स टू m d2r/dt²। ओके, नाउ डिवाइडेड बाय m वी वुड गेट d2r by del t square plus b by m dr by dt plus k by m r equals e upon m. Okay, where b by m can be written as gamma, that is damping coefficient, and k by m can be written as omega naught square, that is natural frequency of bounded charge particle. So equation of motion can be written as d2r by dt square plus gamma dr by dt plus omega naught square r, that is e by m into e. Okay, this is our equation of motion of a bound electron. Now let us consider that incident electromagnetic wave is plane polarized, जिसका पोलराइजेशन x डायरेक्शन के अंदर है और मूवमेंट z डायरेक्शन के अलोंग है। सो वी कैन राइट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एज E नॉट एक्सपोनेंट आयोटा k डॉट r माइनस ओमेगा टी। हम z डायरेक्शन में उसका मोशन मूवमेंट जो है वो z डायरेक्शन में कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ हम z लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट एट E नॉट एक्सपोनेंट माइनस कॉमन ले लिया आयोटा ओमेगा टी माइनस के जेड। ओके, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दिस इन दिस इक्वेशन, एक्स कंपोनेंट हम लिख सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हम मान रहे हैं कि पोलराइजेशन उसका एक्स डायरेक्शन में है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स में है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो जेड डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है। सो वी कैन राइट, यहाँ आर की जगह हम एक्स लिख देते हैं। हेंस फॉर द एक्स डायरेक्शन d2x by dt स्क्वायर प्लस गामा dx by dt प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स, दैट इज e by m, एंड e नॉट एक्सपोनेंट माइनस ऑफ आयोटा ओमेगा टी माइनस के जेड। ओके, नाउ डिस्पर्जन वाले में हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल चुके थे, दैट वाज r इक्वल्स e बाय m अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस आयोटा गामा ओमेगा। ओके, उसी की मदद से हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। यहाँ r की जगह हम x लिख सकते हैं, हेंस x कैन बी रिटन एज e बाय m, और इस e की जगह e नॉट e रेज टू माइनस आयोटा ओमेगा टी माइनस के जेड अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ऑफ आयोटा गामा ओमेगा। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे, यानी कि प्लस आयोटा गामा ओमेगा से मल्टीप्लाई और डिवाइड हमें करना पड़ेगा। ओके, सो वी वुड गेट ई नॉट अपॉन एम और मल्टीप्लाई करेंगे हम अपोजिट साइन से, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस आयोटा गामा ओमेगा ई रेज टू माइनस ऑफ आयोटा ओमेगा टी माइनस के जेड, और नीचे भी हम प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलेगा। सो वी वुड गेट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस ऑफ आयोटा स्क्वायर आएगा, आयोटा स्क्वायर वुड बी -1, सो प्लस हो जाएगा प्लस गामा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ओके, नाउ वी विल रीअरेंज इट। ये जो पावर 1 है उसको मैं हाफ पावर के मल्टीपल में लिख रही हूँ। सो ये वाला पूरा सेक्शन हम बाहर लिख देते हैं, हेंस वी वुड गेट ई नॉट अपॉन एम
exponent minus of iota omega t minus kz divide by this denominator power half. ओके, और ब्रैकेट में हम इन दोनों को स्प्लिट करके लिख रहे हैं. फर्स्ट टर्म में ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का अपॉन दिस होल डिनोमिनेटर पावर हाफ प्लस इमेजिनरी गामा ओमेगा दिस डिनोमिनेटर पावर हाफ. ओके, तो देखिए सिर्फ हमने इसको स्प्लिट किया है. यहाँ पर हमने इसको पावर हाफ हाफ में तोड़ दिया. अगर मैं ये हाफ पावर बाहर कॉमन भी लूँगी तो 1 ही आएगा और बाकी ये पूरा टर्म एज इट इज़ आएगा. सिर्फ हमने इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया है. ओके, नाउ आई एम राइटिंग दिस फ्रैक्शन टू बी कॉस डेल्टा एंड दिस फ्रैक्शन टू बी आयोटा साइन डेल्टा. ओके, hence we have e naught upon m e raised to minus of iota omega t minus kz upon this denominator power half, और यहाँ हम लिखेंगे cos डेल्टा प्लस आयोटा साइन डेल्टा. ओके, where cos डेल्टा is ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन दैट डिनोमिनेटर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की पावर हाफ. फाइन. एंड साइन डेल्टा इज गामा ओमेगा अपॉन द सेम डिनोमिनेटर. फाइन. सो दिस इज कॉस डेल्टा प्लस आयोटा साइन डेल्टा. नाउ आयलर्स थ्योरम सेज ई रेज टू आयोटा थीटा इज कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. तो हम यहाँ पर ई रेज टू आयोटा डेल्टा लिख सकते हैं. हेंस वी वुड गेट ई नॉट बाय एम एक्सपोनेंट माइनस ऑफ आयोटा ओमेगा टी माइनस के जेड एंड ई रेज टू आयोटा डेल्टा डिवाइड बाय ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की पावर हाफ, दैट इज दैट डिनोमिनेटर पावर हाफ. ओके, सो सिंपली वी हैव, अब इस आयोटा डेल्टा को भी हम यहाँ पर ले लेते हैं तो हमें मिलेगा ई नॉट बाय एम एक्सपोनेंट माइनस ऑफ आयोटा ओमेगा टी माइनस के जेड. ये तो ऑलरेडी है और ये प्लस का है लेकिन हम माइनस कॉमन ले रहे हैं तो ये भी माइनस में हो जाएगा, माइनस डेल्टा डिवाइड बाय द सेम डिनोमिनेटर here. Okay, so finally we have x, that is e naught by m exponent minus of iota omega t minus kz minus delta and the denominator omega naught square minus omega square square plus gamma square omega square that power half. तो ये हमें मिल गया डिस्प्लेसमेंट. ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के इंसिडेंट होने से मीडियम के चार्ज पार्टिकल इन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ऑसिलेट करना स्टार्ट करते हैं. तो ऑसिलेट करेंगे तो अपनी पोजीशन से कुछ डिस्प्लेस हो जाते हैं. ये उस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है. ओके, और हमें मालूम है अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे से डिस्प्लेस हैं किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर तो वो हमेशा डाइपोल को जनरेट करते हैं और डाइपोल से हमें मिलेगा डाइपोल मोमेंट एंड द डाइपोल मोमेंट इज बेसिकली चार्ज इनटू द डिस्टेंस बिटवीन देम. सो द जनरेटेड डाइपोल मोमेंट इफ आई कंसीडर दैट टू बी स्मॉल p, that would be charge and the displacement. Hence we have e square e naught by m and e raised to iota omega t minus kz minus delta upon omega naught square minus omega square whole square gamma square omega square whole power half. Okay, that is p naught and e raised to minus of iota omega t minus kz minus delta, where p naught is the remaining quantity, this one. Okay, fine. Now we know that ऑसिलेट कर रहे बाउंड इलेक्ट्रॉन से पर यूनिट टाइम पर यूनिट सॉलिड एंगल हमेशा स्कैटर्ड एनर्जी रेडिएट होती है.
अभी अभी हमने स्कैटरिंग में पढ़ा है कि ये ऑसिलेट करता हुआ इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड मोशन के तहत पर यूनिट टाइम पर यूनिट सॉलिड एंगल कुछ रेडिएशंस को रेडिएट भी करता है, एंड दैट रेडिएटेड एनर्जी dW by d omega, that is scattered energy per unit solid angle is given as, ये आपको याद रखना है, that is 1/4 pi epsilon naught omega 4 this dipole moment upon 8 pi c cube and sine square theta. Okay, now substituting for p naught here, we would get 1/4 pi epsilon naught ओमेगा 4/8 पाई सी क्यूब, और इस पी नॉट स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो हमें मिलेगा ई स्क्वायर ई नॉट बाय एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की पावर हाफ. ओके, सो दिस इज dW by d omega, that is scattered energy per unit टाइम पर यूनिट सॉलिड एंगल. ओके, अब हमें इंसिडेंट निकालना है, इंसिडेंट फ्लक्स निकालना है. तो इंसिडेंट फ्लक्स क्या होता है? इंसिडेंट फ्लक्स को हम पॉइंटिंग वेक्टर की मदद से निकाल सकते हैं. दैट इंसिडेंट फ्लक्स इज सिंपली ई क्रॉस एच, जो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज़ हाफ ई नॉट एच नॉट, और दैट इंसिडेंट फ्लक्स इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट सी इंटू ई नॉट स्क्वायर, क्योंकि एच नॉट की जगह हम लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट बाय म्यू नॉट इंटू ई नॉट, दैट इज सिंपली सी एप्सिलॉन नॉट. ये हमने कैसे निकाला था? देखो, एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर हम निकाले थे 1/2 ई नॉट स्क्वायर अपॉन जेड नॉट, दैट इज इम्पीडेंस, एंड जेड नॉट इज सिंपली ई नॉट बाय एच नॉट. ओके, तो यहाँ पर हम ई नॉट बाय एच नॉट लिखेंगे तो हमें मिलेगा ई नॉट एच नॉट. ओके, फिर हमने एच की वैल्यू निकाली थी, एच वॉज 1/म्यू नॉट ओमेगा एंड के क्रॉस ई, देन के की जगह हम लिखते हैं ओमेगा बाय सी, और इस तरह से पूरा कैलकुलेट हमें करना पड़ेगा. तो फाइनली वी गेट इंसिडेंट फ्लक्स टू बी 1/2 एप्सिलॉन नॉट सी ई नॉट स्क्वायर. सो फॉर द डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन we require the two things, that is scattered energy per unit area per unit time solid angle per unit solid angle and the incident flux. ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं और इंसिडेंट फ्लक्स भी हमने कैलकुलेट कर लिया है. ओके, सो द डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इज सिंपली रेशियो ऑफ दिस एंड दिस. सो सब्सटीट्यूटिंग दिस वी वुड गेट d sigma by d omega, that is dW by d omega डिवाइड बाय इंसिडेंट फ्लक्स. ओके, तो अब हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं. वी वुड गेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओमेगा 4 बाय 8 पाई सी क्यूब एम स्क्वायर ई 4 ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एंड 2 एप्सिलॉन नॉट सी अपॉन ए नॉट स्क्वायर, क्योंकि डिवाइड में 1/2 एप्सिलॉन नॉट सी था तो वो यहाँ पर शिफ्ट हो गया. ओके, सो डी सिग्मा बाय डी ओमेगा, इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं. वी वुड गेट ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एम सी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर. यहाँ ई स्क्वायर 4 पाई एम सी स्क्वायर ई नॉट का स्क्वायर आ गया, 16 पाई स्क्वायर आ गया. यहाँ पर 32 है, यानी कि 2 अभी अपने पास में बचा है, वो 2 से ये 2 कट हो गया. एंड हियर वी वुड गेट ओमेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. ओके, नाउ दिस कैन बी रिटन एज आर नॉट square. What is R naught? R naught is classical radius of electron. Classical radius कैसे निकालते हैं? चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हम देते हैं 3/5 के क्यू स्क्वायर
बाय आर्स है। ओके, और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्लासिकली हम लिखते हैं mc² से। सो आर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हम देते हैं KQ1 Q2 बाय आर, सो KQ² बाय आर से, दैट इज mc²। सो आर इज सिंपली KQ² बाय mc², दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट mc², और Q² की जगह आता है E²। सो E² अपॉन 4 पाई epsilon naught mc² is simply the classical radius. Hence the total differential scattering cross section is r0² omega 4 sin square theta upon omega naught square minus omega square whole square plus gamma square omega square. So this is the derivation to calculate differential scattering cross section, which is basically the ratio of scattered energy per unit time per unit solid angle to the incident flux. Okay, now if we want to calculate total scattering cross section, then total scattering cross section is integration of differential scattering cross section over the solid angle. तो पहले हमें एंगुलर रिलेशंस निकालना पड़ेगा, फिर हम इंटीग्रेट करेंगे. ओके, सो टू कैलकुलेट the relation, to calculate the differential scattering cross section in terms of scattering angle and polarization angle, we will consider that now here alpha is the scattering angle, phi is the polarization angle, ध्रुवन कोण. ओके, हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कि प्लेन PMN जो है ये वो तल है जो कि इंसिडेंट होने वाली रेडिएशन की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोजीशन वेक्टर R के बीच का एंगल थीटा है. ओके, सो बाय द ट्रायंगल, इन ट्रायंगल OMN, this is base, this is hypotenuse and this is perpendicular. So in triangle OMN, OM can be written as, that is base is hypotenuse, angle cos phi. Okay, this is OM, and by the triangle ONP, that is ONP, we can write ON, that is, so this angle is alpha, hence this would be 90 minus alpha. So ON, that is base, is hypotenuse, cos 90 minus alpha, that can be written as sin alpha. So ON can be written as R sin alpha. Okay, hence we have OM, that is ON cos phi, and ON, that is R sin alpha. Fine, and triangle, by triangle OMP, by triangle OM and P, we can write OM, that is R cos theta. Okay, OMP can be written as R cos theta, because this is angle theta, this is base, and this is hypotenuse. So OM is R cos theta. Okay, so using these three, OM is ON cos phi. So OM की जगह हम लिख सकते हैं R cos theta. ON can be written as R sin alpha and cos phi. Okay, now R से ये R कट हो गया. Now squaring both the sides, we would get cos square theta is sin square alpha cos square phi. Okay, now using trigonometric identities, sin square theta is 1 minus cos square theta,
Now substituting for cos square theta, we would get sin square theta, that is 1 minus sin square alpha cos square phi. Okay, or we can write sin square theta, that is 1 minus cos square phi, और साइन स्क्वायर अल्फ़ा में वापस लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा. ओके, अब अगर प्लेन पोलराइज्ड वेव है तो प्लेन पोलराइज्ड वेव यानी कि पोलराइजेशन हम एक्स डायरेक्शन में कन्फाइन कर रहे हैं, तो उस कंडीशन के लिए पोलराइजेशन एंगल 0 हो जाएगा. ओके, सो फाई वुड बी 0. Hence we have sin square theta, that is ये cos square phi यहाँ पर 1 हो गया. Hence we would get 1 minus 1 plus cos square alpha. Hence sin square theta is equals to cos square alpha. ओके, और अगर हम अनपोलराइज्ड वेव की बात करें तो अनपोलराइज्ड वेव में हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाली जो इक्वेशन है इसका एवरेज कंसीडर करना पड़ेगा. फॉर अनपोलराइज्ड वेव वी हैव द एवरेज वैल्यू फॉर द साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज़ 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई का एवरेज वैल्यू एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा. कॉस स्क्वायर का एवरेज वैल्यू हाफ होता है. हेंस वी हैव साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज़ 1 माइनस हाफ 1 माइनस cos square alpha, that is half plus half cos square alpha, or we can write half 1 plus cos square alpha, that is the average value of sin square theta. ओके, तो हम अनपोलराइज्ड वेव के लिए कंसिडर कर लेते हैं. तो ये जो हाफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर फाई आया, इसको हम पोलराइजेशन और डिग्री ऑफ पोलराइजेशन बोल सकते हैं. ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग साइन स्क्वायर थीटा इन द फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन. ओके, क्योंकि हमें टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन निकालना है, उसके लिए हमें एंगुलर फॉर्म में डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन को लिखना ज़रूरी है. ओके, सो वी विल सब्स्टिट्यूट द साइन स्क्वायर थीटा. In this format we would get the differential scattering cross section, that is r naught square omega 4 upon omega naught square minus omega square square plus gamma square omega square, and the sin square theta would be written as 1 by 2 1 plus cos square alpha. Now if we want to calculate the total scattering cross section, that would be simply integration of differential scattering cross section over the solid angle. Okay, and this solid angle can be written as in the polar form sin theta d phi. Okay, now here for in our case scattering angles, in terms of scattering angles we would write it as d sigma by d omega. And here we would write sin alpha d alpha and d phi. Okay, now phi का इंटीग्रेशन 0 to 2 pi होगा, तो d phi would be simply 2 pi. Hence we can write the total scattering cross section as d sigma by d omega. Now that is this one. Hence r naught square omega 4 upon omega naught square minus omega square का square plus gamma square omega square and integration 1 by 2 1 plus cos square alpha and sin अल्फ़ा डी अल्फ़ा और डी फाई के लिए लिमिट 0 to 2 पाई डी फाई है, जिसकी जगह 2 पाई आ चुका है. ओके, तो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं 2 पाई. नाउ द सिग्मा इज r naught स्क्वायर ओमेगा 4 अपॉन
ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 0 to pi this 1/2 1 plus cos square alpha 2 pi sin alpha d alpha. फाइन, मैथमेटिकल टर्म्स में इन्वॉल्व नहीं होना है, हमें सिर्फ फिजिकल मीनिंग को जानना है. सो इट्स इंटीग्रेशन वुड बी 8/3 पाई. हेंस the total scattering cross section is simply we can write 8 pi r naught square by 3 omega 4 upon this denominator omega naught square minus omega square square plus gamma square omega square. So this is the mathematical formula for the total scattering cross section. Okay, और इस फॉर्मूले से डायरेक्ट क्लियर है कि टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इंसिडेंट होने वाली वेव की फ्रिक्वेंसी के साथ में चेंज होता है. ओके, अब हम डिफरेंट कंडीशंस में टोटल और डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन को कैलकुलेट करेंगे. सो द फर्स्ट केस इज स्कैटरिंग बाय द फ्री चार्जेस, जिसे हम थॉमसन स्कैटरिंग के अंदर पढ़ते हैं. ओके, तो जब चार्ज फ्री है यानी कि मुक्त आवेश है तो उस कंडीशन के अंदर इंसिडेंट होने वाली रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी फ्री चार्ज की नेचुरल फ्रिक्वेंसी से बहुत ज़्यादा हाई होती है और डैम्पिंग कोफिशिएंट लगभग 0 होता है. तो उस कंडीशन में हमारे पास में डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन जो है उसमें बिकॉज ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट से बहुत ज़्यादा हाई होगी, तो उस कंडीशन में हम इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगा, तो ये टर्म गायब हो गया. उसके बाद में इसमें ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट से बहुत ज़्यादा है, तो ये ओमेगा 4 हो गया. इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, ओमेगा 4 मिलेगा. सो ये ओमेगा 4 और ये ओमेगा 4 कट हो जाएगा, हमें मिलेगा सिर्फ आर नॉट स्क्वायर 1/2 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा. सो 1/2 r naught square 1 plus cos square alpha. Okay, and the total scattering cross section would be simply, यहाँ पर भी क्या होगा, ये सारी टर्म्स गायब हो जाएगी और हमें मिलेगा 8 pi/3 r naught square. Okay, so this is known as Thomson scattering. फ्री चार्जेस के द्वारा अनपोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्कैटरिंग थॉमसन स्कैटरिंग कहलाता है. और ये जो दो फॉर्मूले हैं इन्हें हम थॉमसन स्कैटरिंग फॉर्मूला कहते हैं. नाउ आवर सेकेंड केस इज रेजोनेंट स्कैटरिंग. ओके, सो फॉर द रेजोनेंट स्कैटरिंग, रेजोनेंस की कंडीशन में इंसिडेंट होने वाली वेव की रेडिएशन और इलेक्ट्रॉन की नेचुरल फ्रिक्वेंसी, इंसिडेंट होने वाली वेव की फ्रिक्वेंसी और इलेक्ट्रॉन की नेचुरल फ्रिक्वेंसी लगभग बराबर हो जाती है. ओके, सो इन दैट कंडीशन सिंपली टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन वुड बी, ये दोनों लगभग सेम हो गया तो ये 0 हो जाएगा. हेंस वी हैव 8 pi r naught square upon 3, ये दोनों लगभग सेम हो गया तो ये 0 हो गया. वी वुड गेट ओमेगा 4 अपॉन गामा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. सो वी हैव सिंपली 8 pi/3 r naught गामा नॉट अपॉन r naught ओमेगा नॉट अपॉन गामा का स्क्वायर, बिकॉज ओमेगा इज नियरली इक्वल्स टू दी ओमेगा नॉट. फाइन, एंड differential scattering cross section can be written as, ये हम कैसे लिख सकते हैं, ये 0 हो गया, so we would get 1/2 this 1/2 r naught square, ये 0 हो गया और इसमें बनेगा गामा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, उससे वो कट होगा. we would get ओमेगा स्क्वायर अपॉन gamma square and 1 plus cos square alpha. Okay, so this differential scattering cross section can be written as 1/2 r naught. हम कंसीडर कर रहे हैं रेजोनेंट की कंडीशन में ओमेगा इज नियरली इक्वल्स टू ओमेगा नॉट, सो r naught ओमेगा नॉट अपॉन गामा
होल स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ओके, यानी कि इंसिडेंट होने वाली वेव की रेडिएशन और बाउंडेड चार्ज की नेचुरल फ्रिक्वेंसी सेम होने की कंडीशन में जो स्कैटरिंग होगा उसे हम रेजोनेंट स्कैटरिंग बोलेंगे। और रेजोनेंट की स्कैटरिंग कंडीशन में टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होती है, यानी कि स्कैटरिंग भी उस कंडीशन में मैक्सिमम होगी। रेजोनेंस की कंडीशन में मैक्सिमम पावर एब्जॉर्प्शन होगा और उस वजह से जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स है, चार्ज पार्टिकल्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, उतना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा, कॉरस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होगा एंड सो ऑन। इस तरह से रेजोनेंट की कंडीशन में मैक्सिमम स्कैटरिंग होगी, क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्प्शन की वजह से एक्सेलरेटेड मोशन काफ़ी हाई होगा। ओके, और इस वजह से उतने ही प्रपोर्शन में स्कैटरिंग रेडिएशंस भी निकलेगी। सो रेजोनेंस की कंडीशन में स्कैटरिंग मैक्सिमम होगा। ओके, एंड okay, now in the next section we would go for the scattering by a bound charge, और रेले स्कैटरिंग अपन नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ेंगे। So we have the three cases: scattering by the free charge or the Thomson scattering, then resonant scattering, and then scattering by bound charge, that is Rayleigh scattering. Okay, thank you.